श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बात वर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. श्रोत्यांच्या वाढत्या सहभागामुळे मन की बात हे एक सर्वांना अभिव्यक्त होण्यासाठी आगळं वेगळं व्यासपीठ उपलब्ध झाल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी प्रारंभीच आवर्जून सांगितलं. तसंच भारतीय खेळांना मिळत असलेल्या प्रसिद्धीविषयीही मनोगत व्यक्त केलं. गेल्या काही महिन्यात घेतलेल्या वेगवेगळ्या स्पर्धा, त्यांना जनतेतून मिळणारा उदंड प्रतिसाद याविषयीही प्रधानमंत्र्यांनी माहिती दिली. श्रोते हो, सरदार पटेल यांच्या जयंती दिनानिमित्त एकता दिवसाचं औचित्य साधून देशभक्तीपर गीत, अंगाई गीत आणि रांगोळी स्पर्धांचं आयोजन केलं होतं. या स्पर्धांमध्ये 5 लाखापेक्षा अधिक जणांनी आपला सहभाग नोंदवला. याविषयी आपण प्रधानमंत्री मोदी यांच्याच शब्दात जाणून घेऊया. मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है. बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है. इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है. आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है. आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है. साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े. साथियों, लोरी राइटिंग कंपटीशन में पहला पुरस्कार कर्नाटका के चामराजनगर जिले के B.M. मंजुनाथ जी ने जीता है. इन्हें ये पुरस्कार कन्नड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए मिला है. इसे लिखने की प्रेरणा इन्हें अपनी मां और दादी के गाए लोरी गीतों से मिली. श्रोते हो, गीत आणि अंगाई गीत तसंच रांगोळी स्पर्धांविषयीही प्रधानमंत्री बोलले. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सांगली इथल्या सचिन नरेंद्र अवसारी यांनी रेखाटलेल्या सुरेख रांगोळीचाही त्यांनी आजच्या मन की बातमध्ये उल्लेख केला. तसंच वारकरी कीर्तन परंपरा चालवणारे संग्रामसिंह सुहास भंडारे यांना पुरस्कार मिळाल्याची माहिती त्यांनी आज दिली. याविषयी आपण जाणून घेऊया. गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपटीशन भी काफी लोकप्रिय रहा. इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली बनाकर भेजी. इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही. इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई. महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग, उसका नरसंहार और शहीद उधम सिंह की बहादुरी को प्रदर्शित किया. गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई, जबकि पुडुचेरी के मालातिसेल्वन जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा. देशभक्ति गीत प्रतियोगिता की विजेता टी विजय दुर्गा जी आंध्र प्रदेश की हैं. उन्होंने तेलुगु में अपनी एंट्री भेजी थी. कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए. ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं. ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं. इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है
जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी। अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संभव है आपको पता न भी हो। इस वाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जॉयदीप मुखर्जी ने। जॉयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित युवाओं में शामिल है। इस इंस्ट्रूमेंट की धुनों को सुनना पिछले 50 और 60 के दशक से ही दुर्लभ हो चुका था, लेकिन जॉयदीप सूर सिंगार को फिर से पॉपुलर बनाने में जी जान से जुटे हैं। उसी प्रकार बहन उप्पलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारे जी को वारकरी कीर्तन के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकार ही नहीं है। वी दुर्गा देवी जी ने नृत्य की एक प्राचीन शैली करकट्टम के लिए यह पुरस्कार जीता है। श्रोते हो, कोरोना काळानं अनेक नवीन गोष्टी आपल्याला शिकवल्या। त्यामध्ये ई संजीवनी म्हणजे दूरध्वनीच्या माध्यमातून वैद्यकीय औषधोपचाराचा सल्ला घेणं सोयीचं आणि लाभदायक ठरतं। याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांना आला। डिजिटल इंडियाच्या दिशेनं देश वेगानं वाटचाल करत आहे। डिजिटल माध्यमातून मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधेचा लाभ आता असंख्य लोक घेत आहेत। विशेष म्हणजे ई संजीवनी ॲपच्या माध्यमातून अशी सेवा घेणाऱ्या रुग्णांनी आता 10 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे। याची दखल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या मन की बात मध्ये घेतली। ई संजीवनी ॲप कसं वरदान ठरलं आहे हे आपण जाणून घेऊया। तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। श्रोते हो, मन की बातच्या माध्यमातून भारतीय परंपरा, वारसा, देशातील विविधता यांचा उहापोह केला जातो। तसंच ज्या गोष्टींचा सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे त्याची माहिती श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवली जाते। अशाच वैशिष्ट्यपूर्ण अभियानाविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी माहिती दिली। त्याविषयी आपणही जाणून घेऊयात। अमेरिका में रहने वाले श्रीमान कंचन बैनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े
ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांसबेरिया में इस महीने त्रिवेणी कुंभो महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतना विशेष क्यों है? विशेष इसलिए क्योंकि इस प्रथा को 700 साल के बाद पुनर्जीवित किया गया है। यूं तो ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य से 700 साल पहले बंगाल के त्रिवेणी में होने वाला ये महोत्सव बंद हो गया था। इसे आजादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 2 वर्ष पहले स्थानीय लोग और त्रिवेणी कुंभो परिचालना समिति के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है। मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी को सदियों से एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख विभिन्न मंगल काव्य, वैष्णव साहित्य, शाक्त साहित्य और अन्य बंगाली साहित्यिक कृतियों में भी मिलता है। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी यह क्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृति का केंद्र था। कई संत इसे माघ संक्रांति में कुंभ स्नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं। त्रिवेणी में आपको कई गंगा घाट, शिव मंदिर और टेराकोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिवेणी की विरासत को पुनर्स्थापित करने यहाँ पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। 7 सदियों बाद 3 दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 3 दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महोत्सव में विभिन्न आश्रम, मठ और अखाड़े भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन्न विधाएं जैसे कीर्तन, बाउल, गोडियो नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छऊ नाच शाम के कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनहरे अतीत से जोड़ने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। भारत में ऐसी कई और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें रिवाइव करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि इनके बारे में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर प्रेरित करेगी। श्रोते हो, स्वच्छता अभियानामध्ये देशात अनेक ठिकाणी वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले जातात। मग त्यामध्ये वापरण्यायोग्य प्लास्टिकच्या उपयुक्त वस्तू बनवणं असो किंवा कापडी पिशव्यांच्या वापरावर भर देण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणं असो, अशा सर्व उपक्रमांची दखल प्रधानमंत्री घेतात आणि त्याविषयीची आगळीवेगळी माहिती मन की बातच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवतात। यामुळे आपणही असेच वेगळे काही करण्याची प्रेरणा यातून मिळते। अशा विविध विषयांचा आढावा प्रधानमंत्र्यांनी आज घेतला। श्रोते हो, आता मन की बातच्या दुसऱ्या आवृत्तीची शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे। याचा उल्लेख यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी केला आणि सर्वांना आगामी होळी सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन राजेश शिरभाते।